क्या आपको भी है सर्वाइकल की समस्या? क्या आप भी हैं मस्तिष्क व रीढ़ की चोट से परेशान? क्या आपको भी है माइग्रेन व सर दर्द की समस्या? क्या आपके भी हाथ पैरों में होता है कंपन या नसों व मांसपेशी में दर्द? हम अपने शो ये हेल्थ नहीं आसान के माध्यम से दिलाएंगे आपको इन सभी रोगों से निजात। नमस्कार, मैं शाहनवाज खान, आप देख रहे हैं आचरण न्यूज। आज आचरण न्यूज के स्टूडियो पर मौजूद हैं ग्वालियर शहर के प्रतिष्ठित हॉस्पिटल RJN अपोलो स्पेक्ट्रा में कार्यरत डॉक्टर आभास कुमार, जो दिल्ली के मैक्स व अपोलो जैसे प्रख्यात हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। तो आइए आपको रूबरू करवाते हैं डॉक्टर आभास कुमार से। सर, आचरण न्यूज के स्टूडियो पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। सर, सवाल जवाब से पहले मैं चाहूँगा कि आपने अपनी शिक्षा कहाँ से प्राप्त की और कहाँ से आपने शुरुआत की, थोड़ा सा इसके बारे में बताएं सर। जी, मैंने स्कूलिंग तो मैंने केंद्रीय विद्यालय का प्रोडक्ट हूँ बेसिकली। तो मैंने अपनी MBBS की है मैसूर मेडिकल कॉलेज से, जो कर्नाटका में है। फिर मैंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन की दिल्ली से, सुपर स्पेशलिटी भी दिल्ली से की। फिर मैं दिल्ली में ही कार्यरत रहा अराउंड 6-7 साल के लिए। मैं दिल्ली अपोलो में भी काम किया, मैक्स में भी काम किया। फिर उसके बाद से मैं वहाँ से ट्रांसफ़र होके मैं ग्वालियर आया हूँ। तो ग्वालियर में 2021 से हूँ। सबसे पहला सर मेरा सवाल यह है कि आमतौर पर मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी से संबंधित कौन कौन सी बीमारियां उभर कर आजकल सामने आ रही हैं? ब्रेन से संबंधित जो बीमारियाँ हैं, कॉमनली जो ओपीडी में देखने को मिलती हैं, वो हेडेक है। हेडेक, उसमें भी कॉमनली है जो माइग्रेन जो होते हैं। माइग्रेन के भी कई प्रकार के होते हैं। हेडेक है, एंड देन स्ट्रोक होता है, जिसे हम आम भाषा में लकवा भी कहते हैं। वो 2 टाइप के होते हैं बेसिकली। एक में या तो नस चोक हो जाती है या एक में नस फट जाती है। तो जिसमें चोक हो जाती है उसे कहते हैं इश्कीमिक स्ट्रोक, जिसमें ब्लीडिंग हो जाती है, जिसमें नस फट जाती है, उसे कहते हैं हेमरेजिक स्ट्रोक्स। स्पाइन से संबंधित कॉमनली जो स्पॉन्डाइलोसिस की बीमारियाँ होती हैं, वो जैसे सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस हो गया, जो आम भाषा में सर्वाइकल लोग बोलते हैं उसको। वही सेम स्लिप डिस्क या लंबा स्पॉन्डाइलोसिस हो गया, जो कमर पे होती है। कभी कभी रीढ़ की हड्डी में TB हो जाती है। कभी कभी रीढ़ की हड्डी दबने से इंसान को लकवा या पैरालिसिस मार जाता है। तो ये सब भी बीमारियां जो रूटीन बेसिस पे देखने को मिलती हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम इसके अलावा ट्रॉमा, ब्रेन ट्रॉमा के केसेस देखने को मिलते हैं काफ़ी कॉमनली। एंड स्पाइन ट्रॉमा के भी केसेस देखने को मिलते हैं। ब्रेन से संबंधित इवन एपिलेप्सी, मिर्गी के दौरे वाले बीमारियां भी काफ़ी कॉमनली देखने को मिलती हैं, जो हम OPD बेसिस पे यूजुअली मैनेज करते हैं। जी सर, क्या रीढ़ की हड्डी और ब्रेन की जो बीमारियां होती हैं वो एक साथ होती हैं? ज़रूरी नहीं है कि एक साथ हो। कुछ बीमारियां होती हैं जो ब्रेन को भी और रीढ़ की हड्डी दोनों को भी अफेक्ट कर सकती है। जी, क्योंकि ऐसे टेक्निकली हमारे न्यूरोलॉजी में बोला जाता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन एंड स्पाइन आता है। एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, स्पाइन के बाद जो नसें आती हैं उसको कहा जाता है। तो बिल्कुल जो ब्रेन में कुछ डीमाइलिनेटिंग डिसऑर्डर्स होते हैं, ट्रांसवर्स माइलाइटिस हो गया, मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो गया, और भी कई बीमारियां होती हैं। कई विटामिन की डिफिशियंसी से होती हैं, कई इन्फ्लेमेशन से हो जाती है, कई वायरसेस की वजह से हो जाती हैं, कई TB का इन्फेक्शन, ब्रेन में भी TB का इन्फेक्शन है, रीढ़ की हड्डी में भी TB का इन्फेक्शन है। तो ऐसी कई बीमारियां होती हैं जो कॉमनली अफेक्टेड होती हैं। और कुछ जन्मजात बीमारियां होती हैं, जैसे आर्नोल्ड चियारी मालफॉर्मेशंस होती हैं। बेसिकली वो न्यूरोसर्जिकल बीमारियां होती हैं, जहाँ पे सर और रीढ़ की हड्डी जहाँ पे ज्वाइन होती है, वहाँ की प्रॉब्लम की वजह से ब्रेन में पानी का स्तर बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ये सब बीमारियां डेवलप हो सकती है। बट वो बच्चों में स्टार्टिंग एजेस में देखने को मिलती है। कॉमनली ये सब देखने को मिलता है। सर, ये ब्रेन हेमरेज क्या होता है? ये किस कारण होता है? इसमें मरीज के बचने के चांस बहुत कम बताए जाते हैं। ब्रेन हेमरेज बेसिकली होता क्यों है? कॉमनली जो हम आमतौर पे देखते हैं, BP अनकंट्रोल होने की वजह से। तो कई पेशेंट जो हम डील करते हैं, वो जब हमारे इमरजेंसीज में आते हैं, उनको लकवा लगा होता है, उनका होश डाउन होता है। कई बार तो वो उल्टी करके वो उसी उल्टी को फेफड़े में ले रखा होता है, जिससे उनकी कंडीशन और बिगड़ जाती है। तो कई लोग क्या करते हैं, BP की रूटीन ट्रीटमेंट लेते हैं। कई लोग क्या करते हैं कि आज लिया, कल नहीं लिया, फिर परसों लिया, फिर नहीं लिया। तो इर्रेगुलर ट्रीटमेंट से भी काफ़ी डैमेज हो सकता है उस चीज़ को। कभी कभी किसी इंसान में खून पतला होने की टेंडेंसी होती है। अब किसी को लीवर की बीमारी है, उसका खून पतला होता है, प्लेटलेट्स कम होता है, तो इससे ब्लीडिंग के चांसेस हो सकते हैं। ठीक है, तो ये 2 कॉमन मुख्य कारण है जिसकी वजह से ब्रेन में हेमरेज होता है। तो ये भी एक टाइप का लकवा है जी। और इसमें मॉर्टेलिटी ज़्यादा होती है, मतलब जान जाने की संभावना ज़्यादा होती है। सर, मस्तिष्क में स्ट्रोक, माइग्रेन व सर दर्द किन कारणों से होता है? इनसे कैसे बचा जाए? स्ट्रोक से बचने के लिए बेसिक कारण होता है कुछ फैक्टर्स जिसको हम अपने लेवल पे चेंज कर सकते हैं। जैसे अब किसी को BP शुगर है तो उसको आपको कंट्रोल करना है जी। कोई ओवरवेट है तो पहले उसको कंट्रोल करना है, वेट को आपको लूज़ करना है। थर्ड, स्मोकिंग, अल्कोहल लेते हैं तो उसको बंद करना है।
जैसे मान लीजिए किसी और चीज़ की नशे की हैबिट है, उसको बंद करना है। किसी किसी चीज़ में शाकाहारी लोग होते हैं, तो जो शुद्ध शाकाहारी होते हैं उनमें एक कंपाउंड होता है, उसे कहते हैं होमोसिस्टीन, वो बढ़ जाता है। उसके चक्कर में कई बार नसें ब्लॉक हो जाती हैं। ठीक है, आप कितना भी पौष्टिक आहार ले लीजिए एज ए शाकाहारी, बट आपको जो विटामिन B12 का जो सोर्स होगा वो हमेशा एनिमल सोर्स से आता है, या तो डाइट के रूप में या कैप्सूल्स के रूप में या मल्टीविटामिन के रूप में, बट किसी न किसी रूप में रखें ताकि फ्यूचर में ये सब रिस्क कम हो पाए। किसी किसी को हार्ट के रिदम डिसऑर्डर्स होते हैं, एट्रियल फिब्रिलेशन बोलते हैं, तो इन सब में भी ब्रेन में क्लॉट्स बन सकते हैं, क्योंकि हार्ट में क्लॉट बना और वो उड़ के जाके ब्रेन में कहीं अटक गया, उसने क्लॉट कर दिया। माइग्रेन में बेसिकली होता क्या है कि ऑटोमेटिकली ब्रेन इतना ज़्यादा हाइपर सेंसिटिव हो जाता है, उसमें तरंगें इतनी ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती हैं कि आपको इवन रोशनी से, सनलाइट से, हल्का फुल्का शोर शराबा हुआ, या आप किस दिन खाली पेट रह गए, या आपकी नींद पूरी नहीं हुई, आप बस सर इतना ज़ोर से दर्द करेगा कि वो दिन आपका ख़राब हो जाएगा। हेडेक के कुछ और कारण होते हैं जो सीरियस होते हैं। माइग्रेन सीरियस नहीं है, बट आपको परेशान करता है। माइग्रेन से जान नहीं जाती है या कोई डिसेबिलिटी नहीं होती है, बट जैसे ब्रेन में कोई ट्यूमर है, कोई गांठ है, कोई किसी चीज़ की वजह से आपको दौरे पड़ रहे हैं, तो इन सब चीज़ों को हल्के में बिल्कुल ना लिया जाए। लेकिन सर, नसों व मांसपेशियों में दर्द, हाथ पैरों में कंपन होना, सुन्नपन आना, ये किस बीमारी के लक्षण है? ये भी अक्सर देखा जाता है। बिल्कुल, ये बेसिकली नसों के दबाव की वजह से होता है। इसे आम भाषा में कहें तो कहते हैं न्यूरोपैथी, ये पॉलीन्यूरोपैथी बोलते हैं। नसों और मांसपेशियों की कमजोरी की वजह से होता है। जिनको शुगर है, थायराइड की शिकायत है, जो किडनी के पेशेंट्स हैं, जिनमें आयरन डिफिशिएंसी है, इन लोगों में भी होता है। काफ़ी कॉमनली जो मैं देखता हूँ रेस्टलेस लेग सिंड्रोम एक बोलते हैं, तो आमतौर पे औरतों में देखने को मिलता है जिनमें आयरन की कमी होती है। उनको लगता है कि घुटने के नीचे पाँव में एकदम ऐसी तड़कन भड़कन सी होती है, और स्पेशली रात को होगी, दबाने से उनको आराम मिल जाएगा। तो इसका इलाज बेसिकली होता है कि आपको आयरन को सप्लीमेंट करना है, बस पेशेंट सेटल हो जाता है उस चीज़ से। फिजियोथेरेपी से क्या होगा, जो वीकनेस आपको डेवलप हो गई मसल में, जो वीकनेस की वजह से मसल की जो फाइबर की अमाउंट कम हो गया है, पहले इतना मोटा फाइबर था, होते होते पतले हो गए, वो रिगेन किया जा सकता है। आपका मसल बल्क रिगेन किया जा सकता है। आपकी जो फंक्शनैलिटी है, मतलब मेरा हाथ नहीं चल पा रहा था, बट फिजियोथेरेपी की मदद से, एक्सरसाइज की मदद से वो मेरा मूवमेंट आ जाएगा। तो डेफिनेटली रिहेबिलिटेशन के लिए फिजियोथेरेपी मस्ट, बहुत ज़रूरी है। लेकिन सर, जैसे नस दबने की आपने बात कही, नस जब दबी रह जाती है तो क्या फिजियोथेरेपिस्ट से ही सही होती है वो, या इसके अलावा फिर ऑपरेशन ही इसका दूसरा ऑप्शन है? नस पे दबाव हमें देखना होता है कि किस एक्सटेंट तक का है, किस डिग्री का दबाव है। अगर इजीली मैनेजेबल है, अगर कई लोग क्या होता है गलत पोस्चर में बैठते हैं, ऑफिसेस में लंबे समय तक कंप्यूटर पे बैठे हैं, तो अगर आपका पोस्चर सही नहीं है, नॉर्मल कैसे आर्मी मैन अपने एकदम सीना तान के नॉर्मल, दैट इज़ द नॉर्मल पोस्चर स्पाइन का, तो अब हर इंसान वैसे नहीं रह पाता है। होते होते इंसान झुकना चालू करता है। जब भी आपका स्पाइन का पोस्चर अगेंस्ट नेचर जाता है, तो आपको सर्वाइकल या चाहे लंबा स्पॉन्डिलोसिस होने के चांसेस पूरे होते हैं। इसी बीच में कोई जिम में कोई बहुत हैवी वेट्स उठा लेता है, तो उससे भी स्लिप डिस्क हो सकता है, ट्रॉमा हो गया उससे हो सकता है, ओवरवेट है उससे हो सकता है। तो आपको देखना होता है कि डिग्री ऑफ कंप्रेशन कितना ज़्यादा दबाव है उसके ऊपर। अगर बहुत ज़्यादा दबाव है और हाथ पाँव में कमज़ोरी सी आ गई, कि मतलब पाँव नहीं उठा पा रहा, कोई पंजा नहीं उठा पा रहा, तो ऐसे पेशेंट्स को सर्जरी की रिक्वायरमेंट होती है। यस। लेकिन सर, कभी कभी देखा जाता है कि चलते में अचानक लड़खड़ा कर गिर जाने की समस्याएं भी सामने आती हैं, तो ये किन कारणों से होता है? इम्बैलेंस की वजह से। अब इम्बैलेंस आपको 2-3 चीज़ों से हो सकता है। पहला, ब्रेन की वजह से। ब्रेन में एक सेरेबेलम, जो छोटा दिमाग बोलते हैं, वहाँ पे वो हमारे बैलेंस को मेंटेन करता है। अगर उसमें कोई गड़बड़ी है तो आप लड़खड़ा गिर सकते हैं, या पतले रास्ते पे आप चल नहीं पाएंगे ढंग से, और इम्बैलेंस की वजह से आप गिर सकते हैं। सेकंड, कुछ लोगों को बीमारियां होती हैं जैसे पार्किंसन या पार्किंसन प्लस जैसी, तो उसमें जो बॉडी के जो रिफ्लेक्सेस होते हैं, जैसे आप स्लिप होते हैं तो आप अपना एक हाथ निकाल देते हैं अपने आप को बचाने के लिए, इसे कहते हैं आपके प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्सेस है। पार्किंसन या उन जैसी बीमारियों, पार्किंसन प्लस जैसी बीमारियों, ये रिफ्लेक्सेस खत्म हो जाते हैं, तो डेफिनेटली आप हल्का से भी स्लिप करेंगे, चाहे ऊपर नीचे चलेंगे, तो आपके गिरने के पूरे चांसेस होते हैं। तीसरा, कान की वजह से। कान भी हमारा, जो कान के 3 हिस्से होते हैं, जो इनर ईयर होता है वो भी आपका बैलेंस मेंटेन करता है। अगर उसमें कोई गड़बड़ी है, उससे भी आप गिर सकते हैं। चौथा, जो आपको सेंसेशंस देती हैं टांग से दिमाग तक की नसें, अगर उनमें न्यूरोपैथी, जो हमने बात की नसों की दिक्कत से, अगर वो नसें काफ़ी हद तक डैमेज हो चुकी हैं, तो भी आपको ये एहसास नहीं होगा कि आपने पाँव रखा कहाँ है, तो डेफिनेटली उससे भी आप गिर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को
जैसे मैंने 3-4 चीज़ें बताई, हमें एज ए डॉक्टर हमारा यही काम होता है कि किस लेवल पे आपको प्रॉब्लम आ रही है, ताकि उसको एग्जैक्टली पकड़ें एंड उसका अकॉर्डिंगली उसका इलाज किया जा सके। स्लिप डिस्क वाले मरीजों को किन विशेष बातों का ध्यान रखना होता है? तो सबसे पहली चीज़ होती है कि आपको नीचे झुक के कोई भी काम नहीं करना है। जी। यूजुअली जो हाउसवाइफ्स होती है उनको होता है कि घर में झुक के झाड़ू लगाना है, पोछा लगाना है, तो अगर ऐसा है तो आप लंबे वाले झाड़ू पोछे ले लीजिए, वो लगा लीजिए, बट नीचे झुक के कुछ नहीं करना है। नीचे झुक के कोई गलती से भी हैवी सामान नहीं उठाना है या खिसकाना है, ये सब नहीं करना है आपको। थर्ड, आगे झुकना, मतलब घूम फिर के बात ये है कि ज़मीन पर नहीं बैठना है और झुक के कोई हैवी सामान नहीं उठाना है, ना काम करना है। आपको जो भी करना है बैठ के कर लीजिए, खड़े होके कर लीजिए, एंड साथ में अपना पोस्चर मेंटेन कीजिए। अगर पोस्चर आपसे नहीं मेंटेन हो पा रहा, बेल्ट पहनिए। बेल्ट से नहीं मेंटेन हो पा रहा, आपको समटाइम्स आपको, अगर आप ओवर वेट है तो आपको वेट लूज भी करना पड़ सकता है। हाइड्रेशन मेंटेन कीजिए। फिजियोथेरेपी की मदद लेके आप अपनी बैक की मसल्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपकी हड्डियाँ प्रॉपरली अलाइंड हो जाए, सही जगह पे आ जाए, तो आपको स्लिप डिस्क की शिकायत कम होगी। ब्रेन से संबंधित अगर किसी को कोई भी शक है तो हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शंस होते हैं, CT स्कैन या ब्रेन का MRI स्कैन। जी। अगर उसमें कुछ ट्यूमर निकलती है, चाहे कुछ और बातें निकलती हैं, क्लॉट निकलता है, तो उसके भी एडवांस टेस्टिंग्स होती है। तो MRI में ही कई सीक्वेंसेस होते हैं, तो वो डॉक्टर देख के डिसाइड करता है कि क्या इंसान को रिक्वायरमेंट है। नसों और मांसपेशियों की कमजोरी के लिए नर्व कंडक्शन स्टडी या EMG की सुविधा होती है। किसी को सुनाई नहीं देता है तो उसके लिए बेरा होता है, किसी को आंखों से दिखाई नहीं देता है उसके लिए VP होता है, विजुअल पोटेंशियल्स। अब आ जाइए स्पाइन के लिए। स्पाइन के लिए क्या करना है कि इसमें भी CT स्कैन्स, एक्सरेज या फिर MRI, ये सब असेस करके ही एक नतीजे पहुंचा जाता है कि इसको दवा से पेशेंट को ठीक किया जाए, सर्जरी की रिक्वायरमेंट पड़ सकती है या नहीं। कहते हुए ये सुना जाता है कि ज़्यादा टेंशन लेने की वजह से ऐसा हो गया, तो ये बात कहाँ तक सही है? टेंशन लेने से आपका BP बढ़ेगा, BP बढ़ने से आपको ब्रेन हेमरेज हो सकता है। ठीक है, टेंशन लेने से कुछ ऐसी बीमारियां हो जाती हैं, एंग्जाइटी आपको डेवलप हो जाएगी बिना मतलब की। कभी यहाँ झंझनाहट हो रही है, कभी वहाँ झंझनाहट, कभी कमज़ोरी महसूस हो रही है, कभी थकावट लग रही है, बट आपकी हम जब भी जांचें कराएंगे निकलेगा कुछ नहीं जी। इन्हें कहते हैं सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर्स। तो स्ट्रेस ना लें, स्ट्रेस किसी भी रूप में आपके लिए अच्छा नहीं है। एक लेवल तक का स्ट्रेस इज़ गुड आपकी परफॉर्मेंस के लिए, बट बियॉन्ड दैट वो हानिकारक है किसी भी रूप से। क्या सर छोटे बच्चों में भी ये समस्या आती है, क्या फिर ये जो समस्या है ये एक एज लिमिट के बाद शुरू होती है? नहीं, न्यूरोलॉजिकल बीमारियां बचपन से लेके बुढ़ापे तक यस हो सकती हैं। हाँ, एज ग्रुप वाइज अलग अलग कैटेगरी की बीमारियां होती हैं। जैसे एडल्ट्स में, हम लोगों में, चाहे हम लोग की एज में, चाहे 50s में, 60s में, 70s में स्ट्रोक होने के चांसेस हैं। तो ये संभावना बच्चों में ऐसा नहीं कि नहीं होती है, बट बहुत कम चांसेस है। ब्रेन में पानी का भंजन, जो हाइड्रोसेफलस, आपने मीडिया पे देखा, सोशल मीडिया पे देखा भी हो, कई बच्चों के बड़े बड़े सर होते हैं जी। ये सब बीमारियां बचपन में होती है, ऐसा नहीं है कि नहीं होती है। स्पाइन की प्रॉब्लम, अब बच्चों में सर्वाइकल और लंबा स्पॉन्डिलोसिस या स्लिप डिस्क की संभावना ना के बराबर होती है, क्योंकि ये बीमारी है उम्र के साथ ये सब होती है, या ओवर यूज़ की। अभी तो बेचारे पैदा ही हुए हैं, इसलिए उनमें ये सब सामान नहीं दिखती है। अक्सर देखा जाता है कि जब एज ज़्यादा हो जाती है तो एक याददाश्त कम होने की बीमारी भी सामने आती है। अगर आपको ये लगता है कि आपको याददाश्त की शिकायत है तो मोस्टली आपको डिमेंशिया नहीं है। अगर आपको डिमेंशिया होगा तो आपको ये भी याद नहीं रहेगा कि आप भूल जाते हैं। आमतौर पे क्या होता है ना कि हम लोग आज की दुनिया में हम मल्टीटास्किंग के चक्कर में रहते हैं कि हम ये भी कर लें, फ़ोन पर भी बात कर लें, लैपटॉप में भी कुछ कर लें, तो मल्टीटास्किंग में आप कुछ ना कुछ भूलोगे, तो उससे दिस इज़ नॉट सीरियस, दिस इज़ नॉट डिमेंशिया। हाँ, आपकी रूटीन लाइफ जिस अफेक्ट हो रही है, आपकी जो डेली रूटीन लाइफ है वो अफेक्ट हो रही है। आपके परिवार वाले बोल रहे हैं कि अरे कुछ महीने पहले आप तो अच्छे से कर पाते थे, अभी आप नहीं कर पा रहे हैं, उसे डिमेंशिया। कई बार क्या होता है कि आपने नाश्ता किया, फिर आधे एक घंटे बाद फिर फैमिली वाले से पूछ रहे हैं कि अरे भैया तुमने नाश्ता ही नहीं दिया जी। ये सब चीज़ें उस इंसान को लगेगा कि अरे मैं तो नॉर्मली पूछ रहा हूँ, बट आपको लगा अभी तो नाश्ता किया, फिर वापस नाश्ते के लिए पूछ रहे हैं। कई बार इंसान फाइनेंसेस में, मैंने 100 रुपये दिए, मेरे को 30 रुपये वापस लेने, तो कितना माइनस करना है, कितना प्लस करना है। तो ये सब जब चीज़ें आपकी रूटीन, रोज़मर्रा की ज़िंदगी को जब अफेक्ट करने लगती हैं, उससे कहते हैं जेन्युइन डिमेंशिया। इवन डिप्रेशन भी एक डिमेंशिया का कारण, उसे कहते हैं सूडो डिमेंशिया। तो डिप्रेशन में भी आपको दिख सकता है कि इंसान को डिमेंशिया, याददाश्त की शिकायत हो गई है, बट उसका डिप्रेशन सेटल हो जाता है, वो सेटल हो जाता है। बट जो जेन्युइन डिमेंशिया, जो एक प्रोटोटाइप है अल्जाइमर्स डिजीज़ जो बोलते हैं,
उसमें इंसान को जेन्युइन प्रॉब्लम होती है। सर आपकी लाइफ में ब्रेन या रीढ़ की हड्डी से संबंधित ऐसा कोई केस जो बहुत ही टिपिकल रहा हो, जिसे आप कभी नहीं भूल सकते और उस केस से आपको भी कुछ सीखने को मिला हो? ये केस था, मैं जब दिल्ली अपोलो में था उस समय हम लोग की पढ़ाई चल रही थी, तो एक पेशेंट आया था, बाहर से उसका डायग्नोसिस बन गया था मल्टीपल स्क्लेरोसिस का। तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस बेसिकली दिमाग की और रीढ़ की हड्डी की बीमारी होती है। तो जब मैं उसको देखने गया, मैं साथ में एक दो अपने जूनियर्स को लेके गया कि चलो तुमको भी सिखाते हैं क्या देखते हैं पेशेंट में, क्या नहीं देखते हैं। तो जब मैंने उसको असेस किया, ऑलरेडी मेरे दिमाग में कुछ और बीमारी, क्योंकि उसके पेपर पे तो कुछ और लिख के आया था, मैंने जब उसको असेस किया तो मेरा एक परसेप्शन कुछ और ही बना। मैंने उसकी जांच कराई, बट वो जांच में नहीं आया। तो मैं भी किस मुंह से अपने सीनियर को बोलूं कि सर मेरे को ये लग रहा है, बट जांच में तो कुछ आया नहीं। तो एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, बट वो डे बाई डे वो डाउन जा रहा था पेशेंट। अब आँख के सामने सब कुछ हो रहा है, अब सही बात है डॉक्यूमेंट है ही नहीं, अपने पास कोई सबूत नहीं है, तो हम क्या ही करेंगे उस चीज़ का। बट एक दिन मुझसे रहा नहीं गया। मैंने जो मेरे सीनियर जो मेंटोर थे, मैंने उनको बोला कि सर मेरी एक बात मानिए, मैं चाहता हूँ ये टेस्ट इसका वापस हम करें, ठीक है? अगर वो टेस्ट में अगर पॉजिटिव आता है तो जो मैं बोल रहा हूँ सब बिल्कुल सही आएगा, और उसका हम इलाज जब तक दे नहीं रहे हैं, वो इलाज देंगे तो वो शायद ये सर्वाइव कर जाए, नहीं तो बिगड़ जाएगा पेशेंट। तो सर ने मेरी बात मानी। उस समय तो क्या हम सीनियर भी थे, फाइनल ईयर में थे, तो सर ने मेरी बात मानी, हमने टेस्ट कराया, तो वो उसको बीमारी निकली भी। वो बीमारी क्या थी? उसको GBS था जी। तो इस केस को हमने इवन, ये वर्ल्ड लिटरेचर का पहला केस था जिसको ब्रेन की और नसों की बीमारी, दोनों को डिमाइलिनेटिंग डिसऑर्डर्स बोलते हैं। एक रीढ़ की हड्डी की बाहर की नसों की और एक ब्रेन की नसों की जो डिमाइलिनेटिंग डिसऑर्डर्स होते हैं, दोनों एक साथ एक ही मरीज में होना असंभव सी बात थी, लिटरेचर में था ही नहीं। तो ये केस था, और इस केस से हमको ये भी सीखने को मिलता है कि एज ए डॉक्टर हमारा जो क्लिनिकल जजमेंट होता है कितना इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अगर मैं शायद अपनी बात पर नहीं अड़ा रहता तो शायद हम उस पेशेंट को बिगड़ते देखते और शायद हम पेशेंट को खो भी देते। बट उसका लक बोलिए चाहे हमारा जजमेंट बोल लीजिए, जो भी बोलना है बोल लीजिए, उस पेशेंट को टाइमली ट्रीटमेंट मिल गया। ही वॉज एन इंजीनियर, केरला का था जी। ही रिकवर्ड। जब वो आया था तो उसके चारों हाथ पाँव चलने बंद हो गए थे, बट लिटरली 2 हफ्ते में वो इंसान बाकायदा चल के डिस्चार्ज हुआ। तो दैट वाज रियली मिरेकुलस रिकवरी थी उसकी। सर मेरा एक सवाल और है, ब्रेन को लेके किस तरीके की डाइट की आवश्यकता होती है, क्या खाना पीना चाहिए ब्रेन के लिए? स्पेसिफिकली ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, ये उसके सेपरेट ऑयल्स आते हैं, या फिश जी, ये आप ले सकते हैं। सेकंड जो हम बताते हैं एटकिंस या मॉडिफाइड एटकिंस डाइट, उसमें क्या होता है फ्रूट्स जितने अच्छे हों, जितने हेल्दी फ्रूट्स आप ले सकते हैं लीजिए। थर्ड विटामिन B12, फोलिक एसिड, इन सब का सोर्स आपके डाइट में होना चाहिए। अगर आप शुद्ध शाकाहारी हैं, नॉनवेज आप बिल्कुल नहीं खाते हैं, तो डेफिनेटली किसी ना किसी मल्टीविटामिन या किसी न किसी रूप में आप इसको लें, ठीक है। एंड लास्ट, अगर आपको डिमेंशिया से बचना है बेसिकली, तो माना जाता है जितने ज़्यादा पजलिंग गेम्स खेलें, जितने ज़्यादा सुडोकू खेलें, या फिर जो क्रॉसवर्ड्स आते हैं वो सब खेलें, चेस खेलें, या जो भी माइंड गेम्स हैं, अगर वो खेलेंगे तो ये आप ऐसे लोगों को डिमेंशिया होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, चाहे ना के बराबर होते हैं। तो ये भी एक फॉर्म ऑफ डाइट ही है फॉर योर ब्रेन। जितनी आप ज़्यादा ब्रेन की एक्सरसाइज करेंगे उतना आप फ्यूचर में सही रहेंगे। मैं चाहूँगा सर हमारे दर्शकों को क्या अपील आप करना चाहेंगे, क्योंकि जो इससे संबंधित मरीज हैं वो किस तरीके से अपना ख्याल रखें, क्या उनको विशेष रूप से सावधानी बरतनी चाहिए? देखिए, आमतौर पे जो बेसिकली स्ट्रोक के जो पेशेंट्स होते हैं उनको मैं यही बोलना चाहूँगा कि अपनी स्मोकिंग की हैबिट, अल्कोहल की हैबिट को बंद करें। सेकंड, BP शुगर का जो भी ट्रीटमेंट ले रहे हैं अच्छे से लें, ताकि उनको लिमिट में कंट्रोल करके रखा जा सके। थर्ड, स्पाइन के लिए बैक का पोस्चर मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। चौथा, अगर किसी को न्यूरोपैथी वगैरह है शुगर की वजह से, चाहे किडनी की वजह से, चाहे थायराइड की वजह से, तो इसके लिए भी आप अपने न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाइए। और लास्ट मैं ये अपील करना चाहूँगा कि किसी को अगर स्ट्रोक होता है, स्ट्रोक आप पहचानेंगे कैसे? अचानक ही शरीर में आधे शरीर में कमज़ोरी आना, आधे चक्कर आना चालू हो जाना, चेहरे का तिलछापन, अगर ऐसा कुछ भी होता है तो आप इमीडिएटली ऐसे न्यूरो के सेंटर में पहुंचिए जहां पे आपको न्यूरो साइंसेस की फैसिलिटी अवेलेबल हो, CT MRI किया जा सके, एंड आपको इमीडिएटली जो उसका ट्रीटमेंट है वो आपको दिया जा सके, ताकि स्ट्रोक की जो डिसेबिलिटी है फ्यूचर में उसको कम से कम किया जा सके। जो समाज सेवी संगठन हैं, NGOs हैं, चाहे कोई रेड क्रॉस सोसाइटीज़ हैं, इनमें अगर हम जाके इनके थ्रू हम जितनी मासेस को
जितनी पब्लिक को हम एक्सपोज कर सकें कि भैया ये बीमारी ऐसे आ सकती है, आपके अगर आपके परिवार में नहीं है तो किसी पड़ोसी को आ गई, किसी आपके नोन टू को आ गई, तो न्यूरो से संबंधित बीमारी को हल्के में तो बिल्कुल ही ना लें। वो बीमारी सीरियस है या नहीं है वो डॉक्टर को डिसाइड कर लेने दीजिए, ठीक है, क्योंकि डॉक्टर को इसी की ट्रेनिंग मिलती है जी। ठीक है। और आम जनता के लिए तो यही है कि जितना ज़्यादा डॉक्टर्स एक्सपोज होंगे आम जनता से इन NGOs के थ्रू, चाहे रेड क्रॉस सोसाइटीज़ के थ्रू, उतना अच्छा रहेगा, उतनी अवेयरनेस फैलने में आसानी रहेगी। तो ये थे ग्वालियर शहर के प्रतिष्ठित हॉस्पिटल RJN अपोलो स्पेक्टर हॉस्पिटल में कार्यरत डॉक्टर आभास कुमार, जिन्होंने हमारे हेल्थ शो में बताया मस्तिष्क व रीढ़ की चोट, माइग्रेन व सर दर्द, नसों व मांसपेशी से संबंधित सभी रोगों से निजात पाने के तरीके व उपचार। अगर आपको भी है मस्तिष्क व सर दर्द से संबंधित कोई भी समस्या तो हमारे दिए गए नंबरों पर कॉल कर अपनी समस्याओं का निदान पा सकते हैं। तो अभी अपने मोबाइल में सेव करें हमारे ये कॉन्टैक्ट नंबर 9109103308 और हमारे चैनल को फॉलो व सब्सक्राइब करें ताकि हेल्थ से संबंधित और भी कई जानकारियां आपको मिलती रहेंगी। जय हिंद, जय भारत।